हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है पार्लियामेंट्री सिस्टम। दोस्तों, आज़ादी के बाद भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों चूज़ किया। गवर्नेंस के लिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री सिस्टम को इसीलिए चूज़ किया गया क्योंकि हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे डाइवर्स वेरिड ग्रुप्स और कल्चर, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, सबके बिहेवियर अलग हैं। तो इससे जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनको एक क्लू मिला कि नहीं, अगर इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर बनाना है तो हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ही चूज़ करना होगा। इसके विपरीत प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर होता है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। तो बताइए दोस्तों, भारत जहाँ पे इतना ज़्यादा वास्ट डाइवर्सिटी है, इतने वेरीड काइंड ऑफ पीपल है, वहाँ पे कैसे हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम ला सकते थे। पार्लियामेंट्री सिस्टम के कई सारे फ़ायदे हैं। अभी हम इसी वीडियो में इनके फीचर्स और एडवांटेजेस, मेरिट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में जो पार्लियामेंट होता है वो बहुत ज़्यादा सुप्रीम होता है और एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लॉज को, पॉलिसीज़ को, वो अकाउंटेबिलिटी रखते हैं लेजिस्लेचर के लिए। इसलिए हम इन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट या कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है द क्लोज रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसका क्या मतलब है। दोस्तों, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो पीएम होते हैं और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी मिला के एग्जीक्यूटिव का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें इलेक्ट किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव का जो इमरजेंस होता है वो लेजिस्लेचर से ही होता है। दोस्तों, जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर है उनके बीच कोई खास स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जब हमने देखा था तो उसमें एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर था, जो उसका एक बहुत बड़ा डिमेरिट है, कोऑर्डिनेशन की कमी होती है। लेकिन हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होते हैं। कभी कभी ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उनके फंक्शंस को हम कैसे सेपरेट करें। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा क्लोज रिलेशन रहेगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के लिए, उतना अच्छा होगा हमारे जैसे कंट्री को रन करने के लिए। दोस्तों, ज़्यादा क्लोजनेस से कभी कभी ये हो जाता है कि हम उनके फंक्शंस को सेपरेट करने में डिफ़िकल्टी करते हैं, बट इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण फीचर ये है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस से अलग करता है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। फॉर एग्जांपल, जो प्रधानमंत्री जी हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी कलेक्टिवली आंसरेबल होते हैं लोकसभा में, और इंडिविजुअल लेवल पे राष्ट्रपति को आंसरेबल होते हैं। दोस्तों, एग्जीक्यूटिव अपने पावर को लॉस कर देते हैं अगर लोकसभा में कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है तो। और लेजिस्लेचर जैसे लॉज बनाते हैं, लेकिन वो रिलाई किन पर करते हैं, एग्जीक्यूटिव पे करते हैं, क्योंकि लॉ बनाना ही काफ़ी नहीं है दोस्तों, उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, और जो एग्जीक्यूटिव बेहतर ढंग से करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम का। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रेसी ऑफ द प्रोसीजर। एक और भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, कि जो कैबिनेट के मीटिंग्स होते हैं, जो डिस्कशंस हेल्ड किए जाते हैं, उन्हें सीक्रेट रखा जाता है। इनफैक्ट जो मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फेथ और सेक्रेसी बनाए रखेंगे। संविधान में आर्टिकल नंबर 75 में ये मेंशन किया गया है।
दोस्तों कभी हम आर्टिकल 75 को डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे इस चीज़ को अगेन रिपीट करेंगे। और आर्टिकल 74 टू के अनुसार जो एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं उन्हें किसी भी कोर्ट के अंदर इंक्वायर नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सेक्रेसी भी बहुत ज़्यादा है इस पूरे प्रोसेस में, मीटिंग्स में क्या होते हैं, क्या डिस्कशन हेल्ड होते हैं, और मिनिस्टर सारे बात को गुप्त रखते हैं। और दोस्तों ये कितना अच्छा सिस्टम है कि जहाँ पे कोई भी बात, कोई भी डिस्कशंस जो है ओपनली जो है नहीं रखे जाते हैं। एक सेक्रेसी मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डुअल एग्जीक्यूटिव। इंडिया में डुअल एग्जीक्यूटिव है, इसका क्या मतलब है कि क्या यहाँ पे दो एग्जीक्यूटिव्स हैं? जी हाँ दोस्तों, एक है रियल एंड दूसरा है नॉमिनल। दोस्तों जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो है राष्ट्रपति जी, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। क्या दोस्तों सिर्फ प्रेसिडेंट ही हो सकते हैं? नहीं, मोनार्क भी हो सकते हैं, जैसे पुराने ज़माने में, या अभी भी काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे मोनार्क है। और रियल हेड है पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री जी के हाथ में, वो इज़ द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो जितने भी, अगर लीगल तरीके से देखा जाए, तो जितने भी पावर्स होते हैं, जितने भी प्रिविलेजेस मिलते हैं, वो किनको कन्फर किए जाते हैं? राष्ट्रपति जी को। जो कि हम अलग अलग लॉज पढ़ेंगे और अलग अलग लॉज को पढ़ के फिर हम ये समझेंगे। लेकिन प्रैक्टिस में अगर बात करें, प्रैक्टिकल मैनर में बात करें, तो ये सारे पावर्स जो होते हैं वो कौन इंजॉय करते हैं? इंजॉय करते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसीलिए तो इन्हें रियल हेड कहा जाता है, इसीलिए पीएम को रियल हेड कहा जाता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्हें एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, उनके बेसिस पे राष्ट्रपति जी काम करते हैं। क्या राष्ट्रपति सजेशन रिटर्न कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जी रिटर्न कर सकते हैं सजेशन को, लेकिन ओनली फॉर रिकंसिडरेशन। रिकंसीडर करने के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर फिर से वही सजेशन वापस राष्ट्रपति जी को आया और उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया, तो वो बाउंड है कि उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। दोस्तों वो फिर चेंजेस नहीं ला सकते हैं। तो इस वजह से प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं जो एडवाइस दिए जाते हैं मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स के द्वारा, उनके हिसाब से बाउंड होते हैं और उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है नॉमिनल हेड। और पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सभी के एड एंड एडवाइस पे वो सभी काम को करते हैं। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लीडर हो है वो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि ये लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी इन लोकसभा। हेड ऑफ गवर्नमेंट भी नहीं कहते हैं। और दोस्तों इलेक्शंस के प्रोसीजर से इन्हें सेलेक्ट किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, जिसमें 18 वर्ष या उसके ऊपर के जो लोग होते हैं वो वोटिंग करते हैं। और एक प्रॉपर जो हम कहते हैं इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू इसका इनका सिलेक्शन होता है। दोस्तों क्या इसका कोई फिक्स टेन्योर है? अगर ये कहा जाए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो टर्म है या जो ड्यूरेशन है रूलिंग गवर्नमेंट की, क्या वो फिक्स है? तो कई सारे लोग कहते हैं कि हाँ ये 5 साल फिक्स है। लेकिन दोस्तों ये सही नहीं है, वो डिपेंडेंट होते हैं। जब तक लोकसभा या लोअर हाउस में कॉन्फिडेंस बना रहेगा तब तक वो रूल करेंगे, और जैसे ही कॉन्फिडेंस गिरेगा तो उनका सत्ता भी खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई एक भी रेजिग्नेशन देता है या मेजॉरिटी पार्टी अपना कॉन्फिडेंस प्रूव नहीं कर पाती है, तो गवर्नमेंट फॉल कर जाएगी। और इसके बाद न्यू इलेक्शन कंडक्ट किया जाएगा। एंड वैसे पार्टी जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन लोकसभा होंगे वो सरकार का निर्माण करेगी। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कहते हैं कि अगर कॉन्फिडेंस बना हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो गवर्नमेंट का टेन्योर
5 इयर्स का होता है एंड 5 इयर्स कंप्लीट होने के बाद ही इलेक्शन दोबारा हेल्ड होती है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम कभी बात नहीं करते, लेकिन जैसे ही कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस होता है या फिर कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है तो हमारा जो बना बनाया गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाता है और हमें फिर से न्यू इलेक्शन कंडक्ट करवाना पड़ता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फीचर है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाय का मतलब होता है दो एंड कैमरा का मतलब होता है चैम्बर। तो दो चैम्बर का क्या मतलब है? बाय कैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा सिस्टम ऑफ लेजिस्लेचर है जिसमें दो लेजिस्लेटिव या फिर जुडिशियल चैम्बर्स होते हैं। आइए समझते हैं कि दो चैम्बर का क्या अर्थ होता है। दोस्तों जनरली दो हाउसेस की यहाँ पे बात की गई है। एक हाउस जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं दूसरे से, तो जितने भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज होते हैं उसमें ऑलमोस्ट सभी में बायकैमरलिज्म को फॉलो किया जाता है। तो भारत देश में भी सेंटर लेवल पे दो हाउसेस हैं, एक है राज्यसभा एंड दूसरा है लोकसभा। तो जितने भी पॉलिसीज लॉज और वैसे जो इश्यूज होते हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं उन्हें डिस्कस और डेलिब्रेट करने के लिए ये सब दोनों हाउसेस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से स्टेट लेवल पर भी लेजिस्लेशन होते हैं। दोस्तों वैसे तो हर राज्य में दो हाउसेस नहीं है, अभी हम जानेंगे कि किन राज्यों में टू चैम्बर्स है। पहला जो चैम्बर है उसे हम कहते हैं विधानसभा, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड दूसरा जो है उसे हम कहते हैं विधान परिषद यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों हम आमतौर पे लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं। दोस्तों भारत में सभी राज्य के पास उनके रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जैसे राज्यसभा है वैसे ही स्टेट काउंसिल के पास उतने ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए नहीं है, जिसके कारण स्टेट फाइनेंस के ऊपर भी स्ट्रेस होता है। दोस्तों जब सारे डिस्कशंस डेलिब्रेशंस यहाँ पे विधानसभा कर ही लेते हैं तो कई सारे स्टेट को ये महसूस नहीं होता है कि हमें विधान परिषद भी करना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी करना चाहिए, ऐसा फील नहीं होता है। तो दोस्तों अभी तक टिल नाउ सिर्फ 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं। कौन कौन से वो स्टेट हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका एंड तेलंगाना। ये 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स भी हैं और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं। बाकी जो बचे गए राज्य हैं दोस्तों वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कुछ मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहला मेरिट ये है कि इसमें कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो लेजिस्लेचर के ही तो पार्ट होते हैं एंड मेजॉरिटी पार्टी इतने स्ट्रांग होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, और वो उनका स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है क्योंकि इससे जो उनको ये पावर ही तो है जिनके कारण वो लॉ पॉलिसीज़ पास करते हैं और फिर एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। हम देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पे एक दूसरे से पर डिपेंडेंट हैं और काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। क्या दोस्तों ये कोऑर्डिनेशन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हो पाता? नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो स्ट्रिक्टली सेपरेटेड होते हैं ईच अदर से, और हमारे जैसे कंट्री में बिल्कुल भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सूटेबल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है, जिसके कारण जो डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं और जो पार्टी है वो मेजॉरिटी को एंजॉय भी करते हैं लोकसभा में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं
क्योंकि लेजिस्लेचर के अंदर में सभी मेंबर्स सवाल उठाते हैं पब्लिक इंटरेस्ट और नेशनल इम्पोर्टेंस के मुद्दे पे, और इस प्रक्रिया के थ्रू जो गवर्नमेंट क्या कार्य कर रही है, किस तरीके से कार्य कर रही है, इस पे प्रॉपर चेक किया जाता है। ऑपोजिशंस भी इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो उनकी गलतियों को निकालते हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट के अंदर इनएफिशिएंसी है उनको पॉइंट आउट करते हैं। तो और क्या चाहिए दोस्तों, इस तरीके से जो हमारा अ, एक रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वो देश को रन करता है। दोस्तों जो मेजॉरिटी पार्टी होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ताकि वो अपने ड्यूटीज़ और एक्शंस को अच्छे तरीके से निभा पाए। तो दोस्तों यहाँ पे रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी जो उनके मिस्टेक्स होते हैं उन्हें पॉइंट आउट करते हैं, उनकी इनएफिशिएंसी को बताते हैं, एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दोस्त दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रेप्रेजेंट्स डाइवर्सिटी। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर में जहाँ पे जो लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर, रिलीजियन, रेस, जेंडर। पार्लियामेंट्री सिस्टम बेस्ट सुटेबल होता है इस तरह के डाइवर्स ग्रुप को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो फीचर्स हैं वो बेस्ट सुटेबल होते हैं। जो अलग अलग ग्रुप्स की डिमांड है, इंटरेस्ट है, उनको इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किया जाता है और जो सॉल्यूशंस होते हैं वो भी इफ़ेक्टिवली प्राप्त हो जाते हैं। तो भारत जैसे देश जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल स्टेट में रहा आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसे सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए जो ऑलरेडी ट्राइड था, जो ऑलरेडी टेस्टेड था और लोगों के लिए फेमिलियर था। हमारे देश में हम देखते हैं कि जो पीपल है वो अलग अलग ग्रुप से आते हैं और साथ में आकर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, एंड वो पावर में आके पार्लियामेंट में बैठते हैं और डिस्कस करते हैं उन सभी मैटर्स के ऊपर में जो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सभी के इंटरेस्ट में बात होता है, सभी के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, यानी इतने सारे डाइवर्सिटी को हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट फीचर है फ्लेक्सिबिलिटी। जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको पावर से हटाया जा सकता है वेरी इजीली, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पूरे टर्म के लिए सर्व करते हैं और उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो प्रोसीजर होता है वो काफ़ी कठिन होता है। उस प्रोसेस को हम इम्पीचमेंट कहते हैं। अगर वो उनमें इम्पीचमेंट लग जाता है या फिर इनकैपेसिटी प्रूफ हो जाता है, और ये दोस्तों बिल्कुल साधारण प्रोसेस नहीं है। हम सेपरेट वीडियो में इम्पीचमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे पीएम रियल हेड होते हैं, तो अगर रूलिंग पार्टी के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया है उनके वो डिमांड पूरा नहीं होता है एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो गवर्नमेंट को रिप्लेस भी किया जा सकता है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रिवेंट्स ऑथोरिटेरियनिज्म। इसका क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो ऑथोरिटेरियनिज्म की भावना होती है वो उत्पन्न नहीं होती है। जैसे अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम को देखेंगे तो वहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो पावर होता है वो प्राइमरीली राष्ट्रपति जी के हाथ में कॉन्सेंट्रेट होता है। उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट को चूज़ कर पाए। लेकिन जो हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे पावर का डिवीजन देखने को मिलता है अमॉन्ग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द रूलिंग पार्टी। और दोस्तों यहाँ पे एक ही व्यक्ति जो है ऑल पावरफुल नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट का रेजिग्नेशन भी हो सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस का वोट लाया गया। तो देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस जो विजिलेंस भी रखते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने एक्टिविटीज़ को सही से कर रही है क्या नहीं, लोगों के लिए काम कर भी रही है क्या नहीं, क्या फ्लॉज हैं। तो दोस्तों कोई भी एक व्यक्ति ऑल पावरफुल नहीं हो सकता है, उनमें ऑथोरिटेरियनिज्म की भावना उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैरिट है।
दोस्तों हमारा पहला डिमेरिट है नो सेपरेशन ऑफ पावर। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई ट्रू सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पाता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, इसलिए लेजिस्लेटर ब्लेम नहीं कर सकता है एग्जीक्यूटिव को फॉर द नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। दूसरा हमारा पॉइंट है दोस्तों अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर। दोस्तों मेनी टाइम्स ऐसे सिचुएशंस अराइज होते हैं कि वैसे व्यक्ति जो सिर्फ एग्जीक्यूटिव पोजीशन को फिल करना चाहते हैं वो लेजिस्लेचर में भी आ जाते हैं। वो इवन उतने क्वालिफाइड भी नहीं होते हैं, उतने प्रॉपरली एक्वेंटेड भी नहीं होते हैं, जॉब के लिए कैपेबल भी नहीं होते हैं, यहाँ तक कि उनको सही तरीके से हमारे लॉज ऑफ द कंट्री के बारे में भी नहीं पता होते हैं। तो अनक्वालिफाइड लेजिस्लेचर भी एक बहुत बड़ा जो इशू है वो रेज होता है, तो ये एक डिमेरिट्स है। इसके बाद जो डिमेरिट है दोस्तों वो है इंस्टेबिलिटी। दोस्तों पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टेबल नहीं होते हैं क्योंकि जैसे हमने देखा कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम फॉल कर सकती है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है तो वो जो करंट गवर्नमेंट है वो फॉल कर जाती है और फिर न्यू इलेक्शन होने के बाद न्यू गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कभी कभी जो पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट होता है पार्टी मेंबर्स के बीच, वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता है और प्रधानमंत्री जी जो है उन्हें डिपेंड होना पड़ता है पार्टी मेंबर्स के सपोर्ट के लिए, पार्टी सपोर्ट के लिए। जैसे हम जान रहे हैं कोलिशन गवर्नमेंट होता है वो ट्रांजिटरी और अनस्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसीलिए मेजॉरिटी पार्टी जो है वो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करती है कैसे हम सपोर्ट में रहें, और वो सपोर्ट लेने के लिए पार्टीज़ के साथ हमेशा रहना चाहती है और वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स पे नहीं जाना चाहती है, क्योंकि अगर नो कॉन्फिडेंस आया तो उनकी सत्ता गिर जाएगी। तो दोस्तों उनका एक्चुअल काम होना चाहिए सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना, उनके लिए पॉलिसीज़ बनाना, फुल गवर्नेंस करना, लेकिन इसके बजाय जो है थोड़ा पार्टी पॉलिटिक्स भी हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी की सरकार है और वो दूसरे पार्टीज़ के सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं दूसरे पार्टी को वो निराश भी नहीं करना चाहती है। तो थोड़ा इंस्टेबिलिटी तो है। गवर्नमेंट बोल्ड डिसीजंस लेने से या लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने से भी डरती है, तो कहीं ना कहीं ये देश के लोगों के लिए, देश के वेलफेयर के लिए भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है। दोस्तों हमारा लास्ट पॉइंट है पार्टी पॉलिटिक्स। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में एक और प्रॉब्लम है कि पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। जहाँ पे उनको नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देना चाहिए वहाँ पे वो सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान देते हैं। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में मल्टी पार्टी सिस्टम ज़्यादा पॉपुलर है, जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं है, वहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मेथड ज़्यादा पॉपुलर होता है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जुड़ी कई सारी बातें सीखी, उनके क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, भारत में क्यों इसको अडॉप्ट किया गया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के क्या डिमेरिट्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे एक्चुअली क्या डिफरेंसेस हैं पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। साथ ही साथ और हम यूके और इंडिया दोनों के बीच कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों के बीच क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और एक और टॉपिक हम कवर करेंगे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को भारत ने जो है अडॉप्ट किया है, तो उसके भी रीजंस क्या हैं, उनको हम अच्छे तरीके से एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।